Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं. टुडे इज 24 एंड आज हम देखेंगे 24 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स. लेट्स सी कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the flagship employment generation scheme launched to encourage job creation in the formal sector? तो फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम का क्या नाम है जिसको लॉन्च किया गया है टू इनकरेज द जॉब क्रिएशन इन द फॉर्मल सेक्टर? द करेक्ट आंसर इज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना. ठीक है, तो रिसेंटली हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंसेंटिव्स डिस्पर्स किए हैं जिनकी लागत है 2400 करोड़ रुपीस अंडर दिस योजना. एंड प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है जिसका पर्पज़ है जॉब्स को क्रिएट करना इन द फॉर्मल सेक्टर. एंड दिस स्कीम प्रमोट्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में एनरोलमेंट एंड ये सोशल सिक्योरिटी कवरेज को स्ट्रेंथन करता है. ठीक है, सो टू रिमेंबर इट्स नेम इज़ पीएम विकसित भारत रोजगार योजना. ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसका मेन एम है फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स को बढ़ाना. एंड ये जो स्कीम है ना, ये सोशल सिक्योरिटी कवरेज को हमारे मजबूत करती है. बात करी हमने ईपीएफओ की, फुल फॉर्म क्या था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये इंडिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है. एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स दोनों ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन देते हैं. इनका मेन उद्देश्य क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना. ठीक है, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है. फॉर्मल सेक्टर जॉब्स में पीएफ और हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडेड होते हैं. इंडिया में लगभग 10 to 15% वर्कफोर्स फॉर्मल सेक्टर में है. ठीक है, टॉकिंग अबाउट सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो सोशल सिक्योरिटी में आपका पेंशन, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर सब कुछ आता है. इंडिया में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मजदूरों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. एंड एमजी नरेगा एक तरह की आपकी अभी तक की सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी. लेकिन इसके बारे में हम एक करंट अफेयर्स क्या पढ़ चुके हैं. पहले इसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और लेकिन अब इसका रिसेंटली नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नया नाम हो गया है विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीबीजी रैम. ठीक है, और पहले इस स्कीम में आपको 100 दिन के काम की गारंटी मिलती थी, लेकिन अब इस नई स्कीम में आपको 125 दिनों के काम की गारंटी मिलती है. ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian has been selected as the Vice President of the Financial Action Task Force for the 2026 to 27 term? आपको बताना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के लिए हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हो गए हैं. द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मिस्टर विवेक अग्रवाल. ठीक है, ये इंडिया के सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं. इनको सेलेक्ट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FATF फॉर दिस टेन्योर. एंड ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये रिप्लेस करेंगे गाइल्स थॉम्सन को फ्रॉम द यूके. विवेक अग्रवाल करेंटली सर्व कर रहे हैं एज द सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. एंड FATF की बात करेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करती है एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकती है. इंडिया इसका मेंबर कब बना था, 2010 में. ठीक है, तो FATF को असल में 1989 में पहले G7 देशों ने स्टैब्लिश किया था. इसका मेन गोल था मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को किसी भी हद तक जाकर रोकना. एंड FATF के 39 रिकमेंडेशंस ग्लोबली यूज्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की. तो मनी लॉन्ड्रिंग से आप क्या समझते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मेन एम ये होता है कि इलीगल पैसे को लीगल दिखाना. इस प्रोसेस में 3 तरह के स्टेप्स होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज दुनिया भर में अभी लागू हैं. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मिस्टर विवेक अग्रवाल. इसी के साथ चलिए हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की बात कर लेते हैं जो पिछले दिनों फॉर सम रीजन न्यूज़ में आए. The first one is who has been re-elected to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. आपको बताना है कि इस पोजीशन पर री-इलेक्ट किसको किया गया. द आंसर इज प्रीति सरन. Which port authority won the first prize at the स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025? तो स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स में यहाँ पर पारदीप पोर्ट अथॉरिटी जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, इसने फर्स्ट प्राइज जीता था. Who received the 9th edition of Professor M.S. स्वामीनाथन Award 2026? ये ऑनर दिया गया डॉक्टर C.H. श्रीनिवासा राव को. एंड M.S. स्वामीनाथन कौन है, ये हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया के लिए. ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंडिया के लिए अलग है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और वर्ल्ड के लिए अलग है. जो वर्ल्ड के लिए है उनका नाम क्या है, नॉर्मन बोरलॉग. ठीक है, द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. Which country received the International Social Security Association Award 2025 for outstanding achievement in social security? This is India.
हु हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द UTORNL गवर्नर्स चेयर फॉर क्वांटम डिवाइसेस इन द US। यहाँ पर सेलेक्ट किसको किया गया? दीप जारीवाला को। विच इंडियन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द FATF फॉर द 2026-27 टर्म। अभी हमने पीछे देखा, आंसर इज मिस्टर विवेक अग्रवाल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो न्यूज़ में आए फॉर सम रीजन, तो इनको हमें रिवाइज करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसेंटली INS देवनागिरी संशोधक एंड अग्रय वर कमीशनड इन विच सिटी। तो रिसेंटली ये हमारी 3 तरह की शिप्स कमीशन की गई हैं इंडियन नेवी में, और ये कहाँ से कमीशन की गई हैं? द आंसर इज ए ऑप्शन, कोलकाता। ठीक है, तो इंडियन नेवी इज कमीशनिंग 3 तरह के इंडिजिनसली बिल्ड प्लेटफॉर्म्स इन कोलकाता, जिनका नाम है INS देवनागिरी, INS संशोधक एंड INS अग्रय। ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिया के फोकस को ऑन आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, तो INS देवनागिरी की बात करेंगे तो ये हमारा 5th नंबर का प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट है, विच इज़ डिजाइंड बाय द वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, एंड इसको बनाया किसने है? गार्डन रीड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, INS संशोधक की यहाँ पर बात करेंगे तो INS संशोधक हमारी 4th सर्वे वेसल है दैट इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोग्राफिक, ओशनोग्राफिक एंड जियोफिजिकल सर्वेज। INS अग्रे की बात करेंगे तो INS अग्रे हमारा 4th लेवल का अर्नाला क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, इसको डिजाइन किया गया है फॉर लिटोरल वॉरफेयर एंड अंडर वाटर थ्रेट डिटेक्शन। फाइन, तो ये 3 तरह की हमारी शिप्स रिसेंटली कमीशन की गई हैं, कहाँ से? कोलकाता से। फाइन, इंडियन नेवी की बात करेंगे तो इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में, और इंडियन नेवी को 1950 में ऑफिशियली नेवी की पहचान मिली थी। आपको कमेंट में बताना है कि हम नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, स्टेल्थ फ्रिगेट की हमने यहाँ पर बात की कि INS देवनागिरी हमारा स्टेल्थ फ्रिगेट है। तो स्टेल्थ फ्रिगेट्स रेडार सिग्नल्स को कम डिटेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट 17A में कोलकाता क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट शामिल है, एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से शिप की जो सर्वाइबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल्स की बात करेंगे तो समुद्र के नीचे का ये मैप बनाते हैं, एंड इंडियन नेवी के सर्वे वेसल्स समुद्र के डेप्थ और टाइड्स को मापते हैं। सर्वे डेटा मैरीटाइम नेविगेशन और डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। देन हमने बात करी INS अग्रे की कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है। तो ये जो क्राफ्ट्स होते हैं ना, ये सबमरीन्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करते हैं। ASW टेक्नोलॉजी में आपको सोनार का विशेष रोल देखने को मिलेगा, एंड अर्नाला क्लास के जो ASW क्राफ्ट्स है ना, ये शैलो वाटर ऑपरेशंस के लिए डिजाइंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज कोलकाता। Moving to 4th question now. The PM किसान अन्नदाता सुखी भव स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है? आंसर है ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने 3125 करोड़ रुपीज रिसेंटली रिलीज कर दिए हैं एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अंडर दिस योजना फॉर द 2026 खरीफ सीजन। ठीक है, एंड ये जो असिस्टेंस है ना, इट इज़ प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 7,000 रुपीज़ पर फार्मर। इस स्कीम के थ्रू फार्मर्स को सपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम सीड सप्लाई टू मार्केटिंग, ताकि उनको एंड टू एंड एग्रीकल्चरल सपोर्ट इंश्योर किया जा सके। एंड ये जो स्कीम है इसको आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन कन्वर्जेंस विद द सेंट्रल PM किसान स्कीम। ठीक है, PM किसान का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज आंध्र प्रदेश। PM किसान स्कीम 2019 में शुरू हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसका मकसद क्या था? सभी छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को 6,000 रुपीज़ पर ईयर देना। PM किसान के फंड सीधे फार्मर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में ऑलरेडी हम बहुत सारे न्यूज़ देख चुके हैं, जैसे कि सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर अब सिर्फ एक ही कैपिटल है, दैट इज़ अमरावती। पहले यहाँ पर 3 कैपिटल का कॉन्सेप्ट था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली मिशन मशरूम लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस लिए? आंध्र प्रदेश को मशरूम हब बनाने के लिए। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर ये डिसाइड हुआ है गिरती हुई फर्टिलिटी रेट को देखते हुए कि अब कोई भी कपल अगर अपना 3rd चाइल्ड बियर करेगा तो उसको 25,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट था। इसी के साथ चलिए हम थोड़े स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नी रेस पोर्टल प्राइमरीली एम्स टू कनेक्ट फार्मर्स ऑफ विच रीजन विद बायर्स अक्रॉस इंडिया। तो नी रेस पोर्टल की हेल्प से हम फार्मर्स को कनेक्ट करते हैं बायर्स के साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। ये स्कीम इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। अटल कैंटीन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। द आंसर इज दिल्ली। विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है हमारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना। तो इसको किसने लॉन्च किया था? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अस्पायर स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? द आंसर हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव द वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स? तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के पर्सन जिन्होंने वुल्फ प्राइज रिसीव किया फिजिक्स के सेक्टर में, इनका नाम क्या है? जैनेंद्र के जैन। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इंडियन ओरिजिन के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं जैनेंद्र के जैन। इनको ये प्रेस्टिजियस वुल्फ प्राइज दिया जा रहा है इन फिजिक्स, एंड इसी के साथ ये फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन गए हैं टू रिसीव दिस ऑनर। एंड ये ऑनर जो है ना, वो 1978 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन अभी तक किसी भी इंडियन ओरिजिन पर्सन को नहीं मिला था। ठीक है, तो इस अवार्ड को प्रेजेंट किया आइजैक हेrzog ने, जो कि इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, इन जेरूसलम। कब दिया गया? 18 जून 2026 को। इनको ऑनर किया गया है इनके ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के लिए फॉर कंपोजिट फर्मियंस विच ट्रांसफॉर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटम मैटर। ठीक है, तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को 1989 में प्रपोज किया था, एंड बाद में जाकर इन्होंने और ज़्यादा इस पर रिसर्च की है। कंपोजिट फर्मियंस का फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स बाइंड होते हैं विद क्वांटम वोर्टाइसेस, जिससे कि नए क्वाजी पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली बस ये याद रखना है कि वुल्फ प्राइज रिसीव करने वाले फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन कौन बन गए हैं इन फिजिक्स सेक्टर? दिस इज जैनेंद्र के जैन। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वुल्फ प्राइज ना 1978 में स्टार्ट हुआ था, एंड ये ज़्यादातर साइंस और आर्ट में दिया जाने वाला इंटरनेशनल अवार्ड है। इनका मेन पर्पस क्या होता है? ऐसे लोग को सम्मानित करना जिन्होंने अपनी फील्ड में एक बड़ा योगदान दिया हो। ठीक है, और इसके पहले हमने ब्रेक थ्रू प्राइज़ के बारे में बात की थी, ब्रेक थ्रू प्राइज़ इन फिजिक्स सेक्टर, एंड ये किसको दिया गया था? तो डॉक्टर अतानु नाथ को। तो इस वजह से ये भी न्यूज़ में आ गए थे। डॉक्टर अतानु नाथ कहाँ को बिलोंग करते हैं? असम स्टेट को। इनको ब्रेक थ्रू प्राइज़ मिला था इन फिजिक्स। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द सोफिया 2026 रिपोर्ट? सोफिया का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जनरेट किया? द आंसर इज यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने रिसेंटली ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 की रिपोर्ट जारी करी है। इसमें इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए, लाइक सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि इंडिया ने 9% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्वेटिक एनिमल प्रोड्यूस किया इन 2024। इसी के साथ हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबल लेवल पर रहे आफ्टर चाइना। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इनलैंड वाटर कैचेस में, जहां पर हमने 2.2 मिलियन टन्स रिसीव किए हैं इनलैंड वाटर कैचेस को फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड फ्रेश वाटर सिस्टम। एक्वाकल्चर में इंडिया की रैंक रही सेकेंड ग्लोबल लेवल पर, जिसमें हमने कंट्रीब्यूट किया है 12% ऑफ ग्लोबल फार्म्ड एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड बांग्लादेश, इन्होंने टगेदर प्रोड्यूस किया है 82% ऑफ द वर्ल्ड्स फार्म्ड एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको कहीं पर भी ऐसे राइटिंग में काम आएंगे, बाकी आपके नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। इसमें से कोई फिगर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। याद रखिएगा सोफिया का फुल फॉर्म क्या है, एंड इसको रिलीज़ करने वाली बॉडी का नाम क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर रोम में लोकेटेड है। इनका मेन पर्पस होता है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, हम यहाँ पर बार बार एक्वाकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्वाकल्चर? इसका मतलब होता है फ्रिश एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह को आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करना। एंड चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है। एक्वाकल्चर से मिलने वाला फिश प्रोटीन विश्व के कई देशों के लिए इंपॉर्टेंट माना गया। ठीक है, इनलैंड वाटर फिशरीज की बात करेंगे तो इनलैंड फिशरीज फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे कि लेक्स, रिवर्स में होती हैं। बांग्लादेश एक प्रोमिनेंट इनलैंड वाटर फिशिंग देश है। इनलैंड फिशरीज बायोडाइवर्सिटी और लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। वर्ल्ड फिशरीज प्रोडक्शन में देखेंगे तो चाइना का फिश प्रोडक्शन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, एंड मरीन फिशरीज और एक्वाकल्चर मिलाकर ग्लोबल फिश सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। एंड फिशिंग जो है वो दुनिया का एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बन चुका है, ओवर फिशिंग बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ चलिए हम थोड़ी रिपोर्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जो ऑलरेडी हमने पहले पढ़ रखी हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया था नीति आयोग ने। विच मिनिस्ट्री रिलीज द PLFS रिपोर्ट 2025? इसको रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। द रिपोर्ट वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट दी थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। Which organization has released the report titled as India's Employment Prospect Pathway to Jobs in December 2025? This is National Council of Applied Economic Research. ठीक है, नेक्स्ट है द रिपोर्ट हीलिंग सॉइल्स इन इंडिया फॉर बेटर क्रॉप हेल्थ एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? दिस इज इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। Next है Panchayat Advancement Index 2.0 was released by which ministry? So it is given by Ministry of Panchayati Raj. What is the rank of India in the Energy Transition Index 2026 which is released by the World Economic Forum? इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 70th. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
विच सिटी इज़ द वेन्यू फॉर द 11th एडिशन ऑफ ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग। आपको बताना है कि जो 11th एडिशन की ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग है ये कहाँ पर हुई है रिसेंटली। द आंसर इज ये ऑप्शन गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा स्टेट में। ठीक है, तो 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग थी और इसको हरियाणा के गुरुग्राम में ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द ब्रिक्स चेयरशिप ऑफ इंडिया। एनर्जी मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम सभी 11 ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एंड इस मीटिंग का मेन एम क्या था? कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना इन एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो 3 की प्रायोरिटीज थे इस मीटिंग के। क्या क्या? एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, दूसरा है एनर्जी एक्सेस एंड इक्विटी, एंड यहाँ पर तीसरा क्या है? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो इंडिया की जो ब्रिक्स चेयरशिप है 2026 की, इट इज़ गाइडेड बाय द थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन गुरुग्राम। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस साल की प्रेसिडेंसी ब्रिक्स की इंडिया के पास है। लास्ट ईयर 2025 में ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राज़ील कंट्री ने। ओके, ब्रिक्स को ओरिजिनली 4 कंट्रीज ने फॉर्म किया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने। साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन कर लिया था। एंड इसका मेन एम क्या होता है? आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। गुरुग्राम में और किस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हमारा हेडक्वार्टर लोकेटेड है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में लोकेटेड है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम। इस बुक को किसने लिखा है आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन मिस्टर प्रभात कुमार। तो रिसेंटली हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने लॉन्च किया है इस बुक को, जिसका नाम है IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम। कहाँ पर? नई दिल्ली में। एंड इस बुक को लिखा है मिस्टर प्रभात कुमार ने। प्रभात कुमार IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, साथ ही ये अलमनाए हैं IIT दिल्ली में। एंड इस बुक में हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से IITs हमारे इवॉल्व हुए हैं एंड इनका क्या कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। तो इस बुक में IITs की जर्नी को ट्रेस किया गया है फ्रॉम IIT खड़गपुर, जो कि इंडिया की फर्स्ट IIT थी, टू अ नेटवर्क ऑफ 23 IITs अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें दिखाया गया कि किस तरह से IITs जो हैं वो इंडिया के नॉलेज ट्रेडिशंस को कंबाइन करते हैं विद मॉडर्न साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा इस किताब को किसने लिखा? तो मिस्टर प्रभात कुमार ने। फाइन। डू रिमेंबर कि हमारा सबसे पहला IIT कौन सा था? IIT खड़गपुर, जिसकी फॉर्मेशन 1951 में हुई थी। एंड IITs तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली आपको JEE एडवांस के एग्जाम्स क्रैक करने होते हैं। फाइन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ चलिए हम आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स थोड़े पढ़ लेते हैं। द सेकेंड एडिशन ऑफ मैंगो मैजिक फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये इवेंट हुआ था US में। द ले दोस्मोशी फेस्टिवल एंड स्ट्रोमोशी फेस्टिवल आर प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये फेस्टिवल्स हुए थे लद्दाख में। हाका इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ विच कंट्री। तो ये डांस है न्यूजीलैंड का। प्री विहार टेम्पल दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आंसर इज कैम्बोडिया। तुगलकाबाद फोर्ट दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड in which city? It lies in Delhi. Kukke Subramanya temple that was recently seen in the news is located in which Indian state? ये टेम्पल है कर्नाटका में। हाथी रिसाला फेस्टिवल is primarily celebrated in which Indian state? ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, लद्दाख के बारे में अगेन 2 करंट अफेयर्स याद रखिएगा। पहले यहाँ पर काविंदर गुप्ता यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन अभी विनय कुमार सक्सेना नए लेफ्टिनेंट गवर्नर रिसेंटली बने हैं। इसके अलावा लद्दाख में अभी तक सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज थी, लेह और कारगिल, लेकिन यहाँ पर अब डिसाइड हुआ है कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे और यहाँ पर अब 7 डिस्ट्रिक्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें रिवाइज करते रहा करिए, अदरवाइज भूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, योगांध्रा 2026 इज अ फ्लैगशिप मास योगा इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक फ्लैगशिप मास योगा इनिशिएटिव है और इसको लॉन्च किसने किया था? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो हम कह सकते हैं कि किस लिए लॉन्च किया गया था? सो एज टू प्रमोट योगा एंड पब्लिक हेल्थ अक्रॉस द स्टेट। इस प्रोग्राम को रिसेंटली रिकॉग्निशन रिसीव हुआ है फ्रॉम द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। किस लिए? फॉर अचीविंग लार्ज स्केल पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसलिए ये अगेन न्यूज़ में आ गया था। ठीक है, एंड ये रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया गया विजयवाड़ा में टू द स्टेट लीडरशिप। एंड इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या था? 1.05 करोड़ पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करना, लेकिन इसने एक्सपेक्टेशंस को भी क्रॉस किया एंड इसमें 1.07 करोड़ रजिस्ट्रेशंस हुए थे। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया विद सपोर्ट फ्रॉम द आयुष डिपार्टमेंट एंड अ वाइड नेटवर्क ऑफ योगा ट्रेनर्स, गुरुज एंड योगा सेंटर्स। ठीक है, तो योगांध्रा 2026 एक फ्लैगशिप मास योगा इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश स्टेट का। डू रिमेंबर कि इंटरनेशनल योगा डे हम 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की, जो इस साल पहली बार हुई है, कहाँ पर हुई थी? अहमदाबाद में। एंड मेडल टैली देखेंगे तो इंडिया ने इस मेडल टैली को टॉप किया। सेकेंड पर था यहाँ जापान और थर्ड पर था अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये टॉप 3 कंट्रीज रही फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 10 है, कलमकारी पेंटिंग दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये पेंटिंग कहाँ की है आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। एंड न्यूज में क्यों आ गया है, क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गिफ्ट किया है कलमकारी महाभारत पेंटिंग, किसको, फ्रांस के प्रेसिडेंट को, जो कि ये हाईलाइट करता है कि इंडिया का किस तरह से रिच टेक्सटाइल हेरिटेज है। कलमकारी पेंटिंग एक ट्रेडिशनल हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल आर्ट है, जो कि मेनली आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस की जाती है। It was developed during the कुतुब शाही रूल ऑफ गोलकोंडा इन द 16th to 17th सेंचुरी। एंड जो टर्म है कलमकारी, इट यूजेज नेचुरल डाइज विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स, मिनरल्स एंड द मेटल्स। ठीक है, तो कलमकारी पेंटिंग रिसेंटली न्यूज में आई। डू रिमेंबर कि ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश की ये पेंटिंग है। ठीक है, और इसी तरह से अभी पिछले दिनों म्यूगा सिल्क न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इटली की प्राइम मिनिस्टर को म्यूगा सिल्क स्टोल गिफ्ट किया था। तो ये प्रोडक्ट याद रखिएगा, कहाँ पर है, असम स्टेट में। ठीक है, ये यहाँ का प्रोडक्ट है। आपको कमेंट में बताना है कि म्यूगा सिल्क स्टोल के अलावा दूसरा कौन सा प्रोडक्ट का स्टोल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इटली की प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया था। आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है। मैं एक हिंट दे रही हूँ, ये मणिपुर का एक प्रोडक्ट था। तो कमेंट में लिखिएगा, ज़रा इससे चेक होगा कि आपने कितना पढ़ा था, कितना समझा था। ठीक है, इसी के साथ लास्ट में चलिए हम थोड़े से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, शाया मोहसेन जिंदानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन जनवरी 2026। तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं यमन के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ न्यू आर्कटिक मिशन नेम्ड एज आर्कटिक सेंट्री टू स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी। रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए आर्कटिक सेंट्री नाम का ये नया आर्कटिक मिशन रिसेंटली लॉन्च किया है नाटो ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने। Which country launched the world's first dedicated freight only Shinkansen यानी बुलेट ट्रेन? This is Japan. Min Aung Hlaing has been elected as the president of which country? तो ये president बने म्यांमार के लिए। Which country has launched Project Vault, which is a critical minerals stockpiling initiative? This is US. Which country has become the newest state member of the International Union for Conservation of Nature in October 2025? ये country कौन सी है? This is Armenia. What is the theme of India's first culture working group meeting under BRICS presidency 2026? The answer is building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गए। इसी के साथ हमारे आज के 10 करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। एंड चलिए हम लास्ट में एज यूजुअल रिवीजन कर लेते हैं एक दिन पहले के 10 क्वेश्चंस का। कल हमारा पहला क्वेश्चन था, द हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट वाज जॉइंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस। इस रिपोर्ट को कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर पब्लिश किया है? तो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, अलॉन्ग विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। Next, the Italian hydroelectric project is located in which Indian state? It lies in Arunachal Pradesh. Which Indian jurist was elected as a judge of the International Tribunal for the Law of the Sea for the 2026 to 2035 term? This is Bimalan Patel. The Trishna satellite mission is a joint initiative between India and which other country? This is France. Which state is home to the Lakhanpur coal gasification project, which is India's first commercial scale coal to ammonium nitrate facility? This is Odisha. The 26th edition of All India Fingerprint Conference 2026 was held in which city? The answer is New Delhi. What is the primary objective of Operation Vajrapat that was recently launched in Varanasi, Uttar Pradesh? इसका basic objective क्या था? Basic aim was to dismantle the criminal networks and their digital presence. Next is Supreme Court recently held the right to walk on a demarcated footpath is protected under which articles of the Constitution? This was the article number 19 and 21. What is the rank of India in the Energy Transition Index 2026 which is released by the World Economic Forum? यहाँ पर इंडिया की रैंक है 70th and World Refugee Day is observed every year on which day? हम ये सेलिब्रेट करते हैं 20th of June को। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हैं कल के। अगर आप इनको फर्दर डिटेल में समझना चाहते हैं ना, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, with this I'm winding up the session, and before winding up, let me tell you that these questions are part of our daily 20 MCQs quiz series in GK Today Android application. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ पर आप इस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद आपको डेली बेसिस पे हम 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं। आई रियली होप दैट यू हैव लाइक द सेशन, एंड इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड कल अब हम मिलेंगे कल के सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।